और चीज़ों को समझना पड़ी बढ़िया से। चैप्टर चालू कर, एकदम पहला चैप्टर है डीटी का। कुछ उतारना नहीं है, जब बोलेंगे तब उतारना। ठीक है, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे करना। सबसे पहला क्वेश्चन कि देखो, जो हम लोग टैक्स पढ़ने वाले हैं, कि टैक्स एग्जैक्टली होता क्या है। टैक्स का यदि सिंपल डेफिनेशन तुमसे यदि पूछे तो कोई बताएगा टैक्स का मतलब क्या होता है? बोलो। कर, हिंदी बोल रही हो। कर व्यवस्था, बोलो टैक्स का मतलब। टैक्स क्या होता है बोलो। टैक्स क्या होता है? इनकम पे जो लगता है, खर्चा को रेगुलेट करना होता है, खर्चा को खर्चा करने के लिए, स्पेंड करने के लिए। बोल रहे सेम। और जो टैक्स के बारे में समझते हैं, ये टैक्स का कॉन्सेप्ट पहले चालू कब से हुआ था, तो पहले तुमको थोड़ा सा हिस्ट्री बताते हैं। एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, खाली सुन लो बस, लिखाएंगे मैंने। हिस्ट्री यदि हम बात करें तो हिस्ट्री ये था कि जब चाणक्य थे ना, वहां से टैक्स चालू व्यवस्था चालू हुआ। क्योंकि देखो क्या होता, कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके का था कि पहले तो राजा वाला ही सिस्टम था। एक राजा है, पूरा अपना प्रजा को चला रहा है। अब अपने ही कोष, जिसको अमाउंट बोलते थे, उसका जो इनकम है, वो अपने ही कोष से निकाल के अपना खर्चा करता था। तो पब्लिक इसका दो नुकसान उठाता था। पहला, पब्लिक क्या करता था, उसका खर्चा से कुछ भी बना उसको इज्जत करता नहीं था। जैसे सड़क, वो इज्जत करता नहीं था, गवर्नमेंट बना दिया, चल रहा है। और दूसरा, कहीं ना कहीं एक राज्य कहीं ना कहीं गरीब होने लगता था। क्योंकि एक तो फंड जितना भी है, एक समय के बाद तो खत्म हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं माइनस होते जाता था। इसलिए चाणक्य एक स्कीम निकाला, अपने राजा को बताया कि काम करो, पब्लिक से ही पैसा लो और पब्लिक को ही सर्विस दो। इसका दो फायदा होगा कि एक तो जो जो कोष, जो अमाउंट है हमारा, वो कभी घटेगा नहीं। और दूसरा, जो लोग इज्जत नहीं कर रहे, वो इज्जत करने लगेंगे। क्योंकि जब हम लोगों का अपना सामान होता है, लोग इज्जत करते हैं। तुमने देखोगे ना, रेलवे वगैरह में लिखा रहता है, रेलवे आपकी संपत्ति है। आपकी संपत्ति मतलब तुम्हारा संपत्ति नहीं है, आपकी मतलब पूरा जनता की संपत्ति। वो ये बताना चाह रहा है कि रेलवे का इज्जत करो, ये तो आपकी ही संपत्ति है। सड़क जो बनाता है गवर्नमेंट, जानबूझ के वो लिखता है ये चीज कि सड़क आपका ही है, उसका इज्जत कीजिए, आपके ही पैसे से हमारा ये बनाया गया है। तो यदि हम बात करें ना किसी भी गवर्नमेंट का, जो इनकम होता है ना, उसका सोर्स तीन होता है। इंडियन गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो उसका तीन सोर्सेस होगा। एक होगा गवर्नमेंट कंपनी से पैसा कमाता होगा, जैसे कि गेल है, जैसे कि कोल इंडिया है, बहुत सारा गवर्नमेंट कंपनी है जिसके जरिए उसको इनकम से मिलता है, जो कि एकदम मिनिमल अमाउंट मिलता है, बहुत कम अमाउंट। रेलवे भी है, अधिकतर इसको गवर्नमेंट को लॉस ही होता है गवर्नमेंट से। तो अधिकतर सोर्सेस इसका ये नहीं है। दूसरा है टैक्सेस, और तीसरा है तुम्हारा फीस पेनल्टी। हम लोग जो फीस पेमेंट करते हैं, या फिर कोई लेट फीस हो गया, कुछ लेट कर दिए गवर्नमेंट काम करने में, कुछ लेट पेमेंट कर दिए, या फिर हम लोग एक बिल्डिंग खरीदे, उसके लिए क्या कर रहे हैं हम लोग, पेमेंट करना पड़ता है ना, स्टैम्प ड्यूटी अमाउंट। वही सब इसको बोलते हैं फीस, पेनल्टी, चार्जेस। ये सब अमाउंट का एक तीसरा इनकम है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट को पैसा तीन ही तरीके से कमाता है, या तो गवर्नमेंट का कंपनी से प्रॉफिट होता है, वहां से कमाता है, या तो टैक्स से कमाता है, या तो फिर फीस और पेनल्टी से कमाता है। मेन सोर्सेस ऑफ इनकम जो है वो टैक्स ही है। मेन हम तुमसे पूछे कि बताओ मेन टैक्स, मेन इनकम क्या है, तो आंसर क्या होगा, टैक्स। टैक्स को यदि हटा दिया जाए, पूरा देश कंगाल बन जाएगा। और टैक्स में भी दो तरीके का टैक्स होता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे अभी, डीटी और आईडीटी। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, जो कि हमारा दो पार्ट में डिवाइड था। उसमें भी सबसे मेजर पार्ट डीटी है, डायरेक्ट टैक्स। उसी से बहुत लोग, मतलब पूरा देश हमारा चल रहा है। और उनको बता दे, देश का आबादी के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें परसेंटेज वाइज, तो देश का आबादी का सिर्फ 2% लोग टैक्स पेमेंट कर रहे हैं, और पूरे हम लोग 98% आदमी खा रहे हैं। सिर्फ 2% लोग टैक्स दे रहे हैं। सोचो एक बार, पूरा ये आंकड़ा यदि 40-50 तक पहुंच जाएगा, हमारा देश कितना दूर तक पहुंच जाएगा। वो अलग अलग बात हम लोग देते नहीं है। समझ गया बात, हिस्ट्री क्या था। अच्छा, तुमसे हम क्वेश्चन पूछे कि ये आखिर टैक्स क्या कोई भी लगा सकता है? मतलब मान ली इस पर्टिकुलर मोहल्ला में कोई बाबू भाई बना, ठीक है, और बोला कि आज से हम सभी के ऊपर टैक्स लगाएंगे, जिसको हम लोग भाई भाई टैक्स बोलते हैं। ठीक है, भाई भाई टैक्स अपना नाम रखा कि हमें मोहल्ला में मेरा
रुतबा है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, सभी के ऊपर बोला है सबको टैक्स देना है। ठीक है, क्या लगा सकता है? क्यों नहीं लगा सकता? आखिर क्या गलती कर रहा है ये मोदी भी तो वही कर रहे हैं टैक्स। हाँ, हम मान लो बोला कि हम सर्विस देंगे, तो एक मोहल्ला में एक मान लो एक बड़ा आदमी है जो गुंडा है, जिससे सब डरते हैं, बोला तुम लोग से पैसा लेंगे, स्कूल खुलवाएंगे, देना पड़ेगा, मरबो करेंगे हमने, तो स्कूल खुलवाना है गरीब लोगों को। क्या ये गलत है? तो क्वेश्चन तब तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर रहा है। कौन बोला टैक्स देना पड़ेगा, ये तेरा इतना इनकम हुआ? ठीक है, वो बोला कि ठीक है, जो भी अमीर लोग होगा उससे पैसा लेंगे, तब तो आओ समझते हैं। तो चीजों को हम समझते हैं, हम बोलना ये चाह रहे थे कि आखिर ऐसा क्या है कि एक पब्लिक टैक्स क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसमें इसका पावर दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारा आर्टिकल्स है, उसमें आर्टिकल नंबर 265 में ये पावर दिया गया है कि टैक्स वही लगा सकता है जो इनकम टैक्स अथॉरिटी में आता है, मतलब अथॉरिटी ही टैक्स लगा सकता है, अथॉरिटी मतलब गवर्नमेंट ही टैक्स लगा सकता है, और कोई भी टैक्स नहीं लगा सकता। ये सब कॉपी में लिखवाएंगे। क्या बताया तुमको हम कि टैक्स लगाने का जो एक्चुअली अथॉरिटी किसके पास है? अथॉरिटी जो इंडियन अथॉरिटी होगा वही टैक्स लगा सकता है, और कोई नहीं लगा सकता। अभी जो इंडियन अथॉरिटी है, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, ये पढ़े हम लोग सीएमए फाउंडेशन में। 3 पार्ट क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन का 3 पार्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये अथॉरिटी ही है। यूनियन गवर्नमेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा सकता है, कॉन्करेंट लिस्ट में तो टैक्स लगा ही जा सकता है, वो एक्चुअली टॉपिक है ही नहीं। तो अभी तक हम लोग क्या-क्या पढ़े? अभी हम लोग ये पढ़े कि डीटी आया क्यों था? फिर हम लोग पढ़े कि मेन सोर्सेस ऑफ गवर्नमेंट का क्या है वो। फिर हम लोग पढ़े, अभी हम लोग टैक्स का एग्जैक्टली मीनिंग नहीं पढ़े। टैक्स का मतलब क्या होता है? चलो फटाफट से पहले कॉपी में जितना हम लोग पढ़े उतना लिख लें। लिखो। लिखना है बार। अथॉरिटी, अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स, अथॉरिटी ऑफ इनकम टैक्स, अथॉरिटी ऑफ टैक्स लिखो, इनकम टैक्स मतलब अथॉरिटी ऑफ टैक्स। लिखना है इसके अंदर में एज पर आर्टिकल नंबर 265 ऑफ सीयूआई का मतलब समझते हो? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एज पर आर्टिकल नंबर 265 ऑफ सीयूआई क्या बोलता है, लिखना है। नो टैक्स शैल बी लेविड और चार्ज एक्सेप्ट बाय एनी अथॉरिटी, एक्सेप्ट बाय एनी अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये लाइन अपने आप में एक बहुत बड़ा पावर देता है। किसको देता है पावर? ये देता है अथॉरिटी को पावर देता है। नो टैक्स शैल बी लेविड, जिसका भी इंग्लिश कमजोर है बताते जा रहे हैं। लेविड का मतलब होता है लगाना, टैक्स लगाना, लेविड करना। चार्जेस का मतलब भी लगाना ही होता है, बता दूं। बोल रहा है कभी भी कोई भी टैक्स कोई भी आदमी नहीं लगा सकता एक्सेप्ट एनी अथॉरिटी को छोड़ के। लॉ के अकॉर्डिंग इसके से कोई अथॉरिटी है उसको छोड़ दिया जाए तो और कोई के पास ये पावर नहीं है कि वो क्या करे, वो टैक्स लगा दे। अभी अथॉरिटी क्या होता है समझना है। इस अथॉरिटी को उतारो मत, रुक जाओ। इस अथॉरिटी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला अथॉरिटी का नाम क्या था? यूनियन लिस्ट। दूसरा क्या है? स्टेट लिस्ट। अच्छा, जो लिखा रहे सब सबके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है और आया एग्जाम में, एमसीक्यू में पूछा था ये कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का कौन सा आर्टिकल नंबर ये पावर देता है कि टैक्स लगाने का। तो आर्टिकल नंबर कौन सा था? 265, ध्यान रखना। और लास्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट टी, हाँ लास्ट में टी है, कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, ये यूनियन लिस्ट के बारे में बात करें, तुमको पता है यहाँ पे टैक्स कौन लगाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे बहुत सारा एंट्री नंबर 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ तक पहले उतारते जाओ।
ऐसे इस तरीके से 1 2 3 इस तरीके से लिखा हुआ है, उसी में 83 में लिखा हुआ है इनकम टैक्स। एटी थ्री नहीं 82 में लिखा, सॉरी ये 82 होगा, हाँ 83 अलग होगा। 83 में दिया हुआ है टैक्स ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये तुम लोग पढ़ेगा आईटीटी में, इसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। 1 2 3 इस तरीके का बहुत सारा दिया हुआ है एंट्री नंबर, उसी में से 82 नंबर जो एंट्री है वो बात करता है इनकम टैक्स के बारे में। क्या ये एमसीक्यू पूछा है? हाँ पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछेगा यूनियन लिस्ट का कौन सा नंबर एंट्री नंबर में इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है, एंट्री नंबर कौन सा है? 82। और ये आरडीटी के लिए है, कस्टम ड्यूटी के लिए क्या है, इसके बगल में कस्टम ड्यूटी लिख लो तो फिर भूल जाओगे। कस्टम ड्यूटी, ठीक है ना? अच्छा एक चीज और बताओ, अच्छा पहले लिखवा देते हैं, तो आओ देखना। इसी तरीके से स्टेट लिस्ट तुमको पता है किसके पावर में आता है? स्टेट गवर्नमेंट के पावर में। इसी इसमें भी कुछ लिस्ट है सर, इसमें भी 1 2 3 इस तरीके का लिस्ट होगा। इसमें एंट्री नंबर जो 46 है वो है एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रो इनकम। मतलब एग्रो इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? स्टेट गवर्नमेंट। तो हमारे सिलेबस में क्या एग्रो इनकम है? एग्रीकल्चर इनकम हमारे सिलेबस में है, इसलिए पढ़ा रहे हैं, तो कुछ पढ़ाएंगे क्यों? ठीक है। दूसरा बात, ये ऑलरेडी पता है पर फिर भी कॉपी में लिख लो, नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। एक बात बताओ, इसमें किसका पावर होता है? इसमें किसका पावर होता है? ये वो लिख लो उसके बारे में, पावर ऑफ। यहाँ पे किसका है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट का, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, कॉन्क्रीट लिस्ट का दोनों। समझ गए बात? यहाँ तक पे कोई डाउट है? जो भी लिखा है सारे के ऊपर एमसीक्यू पूछ सकता है, ठीक है, इसलिए रेडी रहना उसके लिए। ठीक है आगे बढ़े। ठीक है। हो जाओ। सबसे पहला क्वेश्चन, टैक्स किसको बोलते हैं? अब जितना हम लोग पढ़ाए थे लिख चुके हैं, अब समझ लो पहले। टैक्स किसको बोलते हैं, तुमको क्या लगता है? टैक्स का एग्जैक्टली मीनिंग बताया। तो टैक्स एक ऐसा पेमेंट है जो किसको करते हैं हम लोग? गवर्नमेंट को करते हैं। हम गवर्नमेंट बोले, सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोले, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट को भी हम लोग टैक्स पेमेंट करते हैं। तो टैक्स इज अ, अच्छा ये टैक्स पेमेंट क्या ऑप्शनल है कि कंपलसरी? कंपलसरी है। अच्छा कंपलसरी है मतलब कि हमको पेमेंट करना पड़ेगा, कोई जबरदस्ती? हाँ जबरदस्ती है, पेमेंट करना पड़ेगा तो करना पड़ेगा। तो पहला लाइन यदि हम टैक्स का डेफिनेशन लिखे तो बोल सकते हैं टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। लिख लिए पहला लाइन, टैक्स इज द कंपलसरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट। अच्छा एक बात बताओ, हम टैक्स पे किए, हम अमीर ये गरीब, ये टैक्स पे नहीं की, इनकम टैक्स वही होता है। मान लो मेरा भी तबियत खराब हो गया, इसका भी तबियत खराब हो गया, और एक बार गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए, पता चला कि मेरे को सीट नहीं मिला और ये उस सीट पे सोई हुई थी, ऑलरेडी एडमिट थी, तो क्या इसको सीट से भगा सकते हैं? यू पुअर इंसान, हटो, हम उस बेड में बैठेंगे, या फिर हम टैक्स दिए इसलिए मेरे बेड, ऐसा हटा सकते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि टैक्स तो पेमेंट किया, करना चाहिए था हमको। सब बराबर है टैक्स गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो देखो क्या बोलना चाह रहा था ये, टैक्स का एग्जैक्टली मीनिंग यदि हम डेफिनेशन लिखा है तो देख सकते हैं टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट टू द गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग द रिटर्न, विदाउट एक्सपेक्टिंग द। टैक्स एक ऐसा चीज होता है जो हम लोग पे करते हैं किसको? गवर्नमेंट को,
और जिसके बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि मेरे को मिलेगा। आप क्वेश्चन उठा सकते हो, कुछ जितना क्वेश्चन हम उठा सकते हो उतना क्वेश्चन ये भी उठा सकती है। मान ली टैक्स पेमेंट नहीं भी की तो भी ये क्वेश्चन उठा सकते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल का, गवर्नमेंट कॉलेज का हालत इतना खराब क्यों है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिर्फ टैक्स पेमेंट करने से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो फटाफट से वो टैक्स का डेफिनेशन लिखो। देखो, टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट टू द टैक्स इज द कंपल्सरी पेमेंट टू द किसको बताओ? गवर्नमेंट विदाउट एक्सपेक्टिंग डायरेक्ट रिटर्न। बिना आपके डायरेक्ट रिटर्न के एक्सपेक्टेशन से इनमें टैक्स को कंपल्सरी पेमेंट करते गवर्नमेंट को, ठीक है, उसे बोलते हैं क्या? टैक्स। याद रहेगा। हम लोग के सिलेबस में पहले बताए क्या पढ़ने वाले, अब हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें। अभी तक हम लोग टैक्स के बारे में समझ गए। हम लोग का जो सिलेबस है ना वो है इनकम टैक्स लॉ, उतारना मत। क्या है? इनकम टैक्स लॉ। और हम बताए ये इनकम टैक्स एक्ट नहीं है, लॉ है। लॉ और एक्ट में क्या फर्क होता है? फाउंडेशन पढ़ के बताओ फटाफट से। लॉ और टैक्स में क्या फर्क होता है? हमारे सिलेबस में इनकम टैक्स लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट नहीं है। बताओ फटाफट से जल्दी। तुक्का मार, हाँ बोलना। बात कर रहे, आर्टिकल सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन में होता है। ये तुक्का नहीं मारा तुम, बहुत डेंजरस बात बोल रहा तुम। बताओ भाई, एक्ट और यदि हम इनकम टैक्स एक्ट बोलते क्या दिक्कत था? लॉ ही क्यों बोला जा रहा है? इनकम टैक्स लॉ क्यों बोला जा रहा है? लॉ और एक्ट में फर्क होता होगा तभी तो। हाँ हाँ, सब कॉपी में लिखवाए रे भाई, फाउंडेशन में भी पढ़ाए थे। बड़ा दिक्कत है रे तुम लोग का। इस सब के लिए रिवीजन का दरकार नहीं पड़ता, ये सब तो कॉन्सेप्चुअली चीज है, ये तुमको पता होना चाहिए। पूजा तुम बताओगी? हाँ, यदि हम सिर्फ एक्ट बोल रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट है वो। मतलब जब टैक्स लॉ जब बनाया होगा तो पास किया होगा ना एक्ट, जिसको बोलते हैं कानून, वो इनकम टैक्स एक्ट है। बनाया कब पता है? 1961, 1961। और अभी हम लोग कौन से ईयर में? 2025 में है, 6 में, 2026 में, 26 में आ गए हम लोग। और अभी इतना साल पुराना हम लोगों का इनकम टैक्स एक्ट 1961। ठीक है, तो तुमको नहीं लगता है कि 1961 का जब इंडिया था और आज का इंडिया में बहुत फर्क होगा? उस समय जितना लोग कमाते होंगे, जो पैसा कमाने का जो जरिया होगा वो जरिया आज के समय में चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो तुमको नहीं लगता होगा कि इनकम टैक्स में बार बार चेंज करना पड़ता होगा? तो जो चेंजेस करना पड़ता है वो कैसे कैसे चेंजेस आ सकता है? नया प्रोविजन डाल के, नया नोटिफिकेशन इशू करके, जैसे कॉलेज का नोटिफिकेशन आता है, जैसा नया सर्कुलर इशू करके, इस तरीके का बहुत सारा चीज को टाइम टू टाइम रूल्स बना के क्या किया जाता है, उसको अमेंड किया जाता है, चेंज किया जाता है। यदि हम सिर्फ एक्ट पूछ रहे हैं तो इनकम टैक्स एक्ट है बस 1961। बट अपने सिलेबस में क्या है? इनकम टैक्स लॉ है। तो तुमको जो एक्ट था 1961 वो तो पढ़ना ही है। इसके अलावा वहां से लेके यहाँ तक में कोई भी रूल्स आया है, कोई भी नोटिफिकेशन आया है, कोई भी सर्कुलर आया है, वो उसको भी क्या करना है हम लोगों को? पढ़ना है। समझ में आया बात? तुम्हारे सिलेबस में इनकम टैक्स लॉ है तो पहले फटाफट से लिखते जाओ क्या क्या इसमें पढ़ना है हम लोगों को। हाँ हाँ, देखो एक बार, इनकम टैक्स 1961, ये तो एकदम सुपीरियर है, तो पढ़ना ही अपने को। सेकंड पॉइंट, इसके साथ साथ हम लोगों को पढ़ना होगा नोटिफिकेशन। पहले लिख लो इनकम टैक्स रूल। 1962 में रूल्स बनाया गया, उस रूल्स को भी पढ़ना होगा। इसके अलावा हम लोगों को नोटिफिकेशन भी पढ़ना है।
नोटिफिकेशन के अलावा सर्कुलर भी पढ़ना है। सर्कुलर, इसके अलावा हर साल हम लोगों का एनुअल बजट आता है, तो उसको हम लोग फाइनेंस एक्ट बोलते हैं। एनुअल बजट, जिसको हम लोग अपनी भाषा में क्या बोलेंगे? फाइनेंस एक्ट। हमारे सिलेबस में जो अभी हम लोग एग्जाम में देने वाले हैं जिस टर्म में, उस टर्म में फाइनेंस एक्ट 2025 एप्लीकेबल है। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों को पढ़ना होगा बहुत सारा जुडिशियल, केस लॉ, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है, जिसको हम लोग केस लॉ बोलते हैं, इसके ब्रैकेट में लिख देना केस लॉ। प्रोसीडिंग्स, केस लॉ समझते हो तुम लोग? मतलब सुप्रीम कोर्ट में कोई केस आया, तो कुछ जजमेंट आया होगा, उस जजमेंट को भी हम लोगों को पढ़ना है। तो कुल मिला के हम लोगों को इतना पढ़ना है दोस्त। ये सब पढ़ेंगे तब हम लोगों का क्या पढ़ेंगे? हम लोग लॉ पढ़ेंगे। ठीक है। अब इसको यदि हम और थोड़ा-सा डिटेल में समझाएँ, तो याद रखना इनकम टैक्स जो एक्ट है ना, उसमें 292 298 सेक्शंस है, सॉरी। पूरा पढ़ना है उसमें? आंसर इज़ नहीं। हम लोगों के लिए जो इंटर में सिलेबस रखा गया है, वो सेक्शन नंबर 1 से लेके 90 तक का है। 1 से लेके 90 तक का सेक्शंस को हम लोग पढ़ेंगे, हमारा पूरा एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है? फटाफट से लिखते जाओ ये भी। तो हम लोग थोड़ा-सा सबको बारे में समझ लेते हैं कि सर ये इनकम टैक्स एक्ट क्या होता है। तो ऑलरेडी पता है हम लोगों को, जब हम लोगों का इनकम टैक्स बना होगा, तो एक किताब रखा होगा, है ना? उस किताब को ही बोलते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। वो बेस होगा एकदम। उसका ये रूल्स क्या है? देखो, जभी भी किसी एक्ट को बनाने के बाद किसी पर्टिकुलर टॉपिक्स में क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, तो उस क्लैरिफिकेशन को क्लैरिफिकेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? रूल्स बनाते हैं। जैसे तुमको हम बताएँ कि किसी इंसान के ऊपर टैक्स लगा दो। जैसे मान लो 1961 में एक्ट एकदम लेमन की भाषा में बता रहे हैं। बोला गया कि ऑल द पर्सन शुड पे टैक्स हुज इनकम इज अबव 2 lakhs, ऐसा कुछ। ऑल द इनकम, ऑल द पर्सन, पर्सन किसको बोलते हैं? झमेला है ना? तो पर्सन को क्लैरिफिकेशन चाहिए, पर्सन किसको बोलते हैं? तो हो सकता है वो इनकम टैक्स एक्ट बनाते वक्त उसको ध्यान में आ जाए कि हम पर्सन का डेफिनेशन लिख ले, तब तो ठीक है। बट मान लो नहीं आया, उसको क्लैरिफिकेशन चाहिए होगा, तो उसके लिए क्या बनाया जाता है? रूल्स। समझ के बात? एक कॉलेज कैसे चलेगा, एक रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया जाता होगा कि ये तरीके से कॉलेज चलेगा, इतना बजे से इतना बजे तक होगा। बट मान लो कॉलेज में अचानक से कुछ ऐसा हो गया, तो नया रूल्स बना के उसको कॉन्सेप्ट को चेंज करते हैं हम लोग। ठीक है। नोटिफिकेशन किसको बोलते हैं? समझ में आ रहा है बात तुमको? मान लो कुछ एडहॉक बेसिस पे कुछ चीज को चेंज करना होगा, गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे हमको चेंज करना है, यहाँ पे गवर्नमेंट को लगता है कि किसी को क्लैरिफिकेशन, हमको लगता है इसमें कमी है, या फिर कुछ एक्सटेंशन देना है। एक्सटेंशन समझता है तुम लोग? इनकम टैक्स रिटर्न का जो टाइमिंग पीरियड है ना, उसको चेंज करते थे, उसको बढ़ा देते थे, तो क्या इशू होगा? तो हमको वो भी पढ़ना है। सर्कुलर, जस्ट लाइक नोटिफिकेशन, हम लोग आगे जाके इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। एनुअल बजट क्या होता है? देखो, तुमको पता है टैक्स एक बहुत ही ज्यादा बड़ा सोर्स है गवर्नमेंट का, और ये सोर्सेस हर साल चेंज होना चाहिए ना, कि एक ही इनकम हर साल कमाए गवर्नमेंट, नहीं चलेगा। तो फाइनेंस एक्ट कहीं ना कहीं हर साल एक बजट बनना चाहिए, और ये पता होना चाहिए गवर्नमेंट कहाँ से पैसा कमाएगा, कहाँ पे कैसा पैसा पे करेगा। इसको बोलते हैं एनुअल बजट। ये हर साल आता है फरवरी में। ठीक है। कौन? निर्मला सीतारमन, जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर होगी, वही पेश करती है। ये हर साल एक्ट चेंज होता है। यहीं पे तुमको पता रहता है टैक्स रेट क्या लगेगा। टैक्स रेट कहाँ से पता चलता है सर? फाइनेंस एक्ट से। अभी हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ टैक्स के बारे में। इसके अलावा तुमको पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे समय पे सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का जजमेंट आता है।
जो चीज को क्लैरिफाई करते हैं। जैसे एग्जांपल तुमको बताते हैं, अभी आगे जाके एक चीज पढ़ोगे कि किसी का मान लो एज 60 साल से ऊपर है, तो उसको टैक्स देना पड़ता है 3 लाख के ऊपर। मतलब शॉर्ट में बता रहे, समझना है। पर नॉर्मल इंसान के लिए अप टू 2.5 लाख टैक्स नहीं लगता, बट किसी का एज 60 साल से ऊपर है या फिर 60 साल या 60 साल से ऊपर है, तो उसके लिए 3 लाख है। तो 50 साल का फायदा हो गया ना, बूढ़ा होने से 50 साल का फायदा गवर्नमेंट रिलीफ करता है। अब सोचो एक बार किसी का बर्थडे मान लो 31 मार्च को है और उसी साल ईयर भी एंड हो रहा है, ठीक है, उसको तुम क्या बोलोगे? उसका एकदम लास्ट वाला एज है, मतलब 60 वाला बर्थडे, 60th बर्थडे मना रहा है वो, तो तुम इसको क्या मानोगे? 60th बर्थडे के हिसाब से 3 लाख पे टैक्स लगाओगे, 2.5 लाख पे टैक्स मानोगे? एक झमेला है, झमेला है। तो ये केस गया होगा कोर्ट में, कोर्ट में क्लैरिफाई किया गया होगा कि बेसिकली ये जो इंसान है, इसका बर्थडे कब था? 31 मार्च को, मतलब 12 बजे 31 मार्च खत्म हो गया, मतलब 60 साल का हो गया। क्या मानना है इसको? 60 साल मानना, और टैक्स किस पे लगेगा? 3 लाख के ऊपर पे। तो ये कहीं पे रूल्स वगैरह नहीं बनाया गया, ये कैसे आया? जजमेंट से आया, ठीक है। तो ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, ये सब अलग अलग टाइप पे, ये सब चीज क्लियर है आपका? वो लोग को डाउट है इनकम टैक्स लॉ में? ये सारा का सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है। 298 सेक्शन है, बट पढ़ना सिर्फ 1 से लेकर 90 तक का है, ठीक है। और वो भी हर सेक्शन पढ़ने का दरकार नहीं है, ठीक है। तुमको जैसे पढ़ाएंगे वैसे पढ़ते जाना। कोई डाउट है बताओ इसमें? ठीक है, आगे देखना है। पर देखना है टाइप्स ऑफ टैक्स। देखो टैक्स को ना हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को बोल सकते हैं हम लोग डायरेक्ट टैक्स, एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। लिखते जाना है। पर एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स, और एक है इनडायरेक्ट टैक्स। क्या लगता होगा तुम्हें, क्या फर्क है इस दोनों में? और ये इंस्टीट्यूट का बहुत फेवरेट क्वेश्चन रहा है। एमसीक्यू में एक क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पूछ ही देता है हर बार। पिछला बार एमसीक्यू में पूछा था, थ्योरी डिफरेंसेस आया था। समझ पा रहे हो कितना कितना इंपॉर्टेंट और बहुत ईजी है ये? डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? क्या लगता होगा तुमको? डायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली इनकम पे लगता है, और किसी सामान पे लगता है, ठीक है। और कुछ? ये तो तुम बताइए कि कैसे टैक्स लेविड होता है। हम तुमसे पूछ रहे हैं अंतर बताओ, क्या है अंतर है? बेसिकली अंतर क्या है? तुम बोल रहे हो इनकम टैक्स और जीएसटी में अंतर है। हम तुमसे पूछे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या अंतर है? जीएसटी और इनकम टैक्स में अंतर नहीं पूछ रहे हो। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। आगे बोलो। और किसी को डाउट, और किसी का कुछ डीटी और आईटी में अंतर? अच्छा, देखो आईडीटी और डीटी में अंतर बताते हैं तुमको। ये कॉन्सेप्ट कैसे आया वो भी तुमको थोड़ा समझाते हैं। तुमको नहीं लगता कि इंडिया क्या, किसी भी कंट्री में तुम जाओगे 2 टाइप का इंसान देखने को मिलेगा? 2 टाइप का इंसान। 2 टाइप का इंसान क्या होगा बताते हैं। एक ऐसा इंसान जिसके पास बहुत सारा पैसा है, जिसको अमीर अमीर आदमी हम लोग बोलते हैं। एक आदमी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? गरीब। और इंडिया में तो इसका आबादी 98% है और इसका आबादी 2% है, ठीक है। अच्छा, अब ये गवर्नमेंट है, समझना ठीक है, जो तुमको समझा रहे हैं इससे तुमको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। जो भी गवर्नमेंट है ना, जब गवर्नमेंट दोनों को सर्विस देना है, जितना उसके लिए हम इंपॉर्टेंट है उतना ही मुकेश अंबानी भी इंपॉर्टेंट है। हो सकता है वो ज्यादा हो, बट फिर भी सड़क बनाने के लिए ऐसा नहीं कि मुकेश अंबानी का अलग सड़क बन जाएगा, उसके लिए अलग इंडिया इंडिया का नाम भारत रख देगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना सर्विसेज हमको मिलता होगा गवर्नमेंट से उतना ही उसको मिलता है, ऐसा ऑन द पेपर तो वही है। ऑफ द पेपर बहुत कुछ होता होगा, गवर्नमेंट सर्विसेज देता होगा उसको, बट हम लोगों को तो यही मानता है, ठीक है। तो हम लोग ये मानते हैं कि गवर्नमेंट अमीर हो चाहे चाहे गरीब हो, दोनों को सेम सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है। अब देखो जब गवर्नमेंट देखा ना कि 2 आदमी है, और ये चीज भी समझा कि यहाँ पे डिमांडिंग कौन है बहुत ज्यादा? डिमांडिंग समझते हो तुमको, जिसको बहुत ज्यादा दरकार है सर्विस का? गरीब को बहुत ज्यादा डिमांडिंग है वो।
तो जो सर्विस है ना उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गवर्नमेंट। बोले एक बात बताओ, यदि हम अमीर लोगों को सरकारी स्कूल ना भी दे, सरकारी कॉलेज, सरकारी हॉस्पिटल ना भी दे, तो अमीर लोगों को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो मतलब हमको जो हॉस्पिटल बनाना है वो किसके लिए बनाना है? गरीब लोगों के लिए बनाना है। बट क्या सड़क दोनों के लिए चाहिए? कोई पार्क क्या दोनों के लिए चाहिए? एक अच्छा न्याय न्याय जो व्यवस्था होता है, जिसको हम लोग सुप्रीमेसी या फिर बोल सकते हो तुम लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये सब चीज क्या दोनों के लिए चाहिए? मतलब तुम ये समझा कि दो टाइप का सर्विस चाहिए, एक सर्विस अमीर और प्लस गरीब दोनों के लिए, और एक सर्विस सिर्फ गरीब के लिए। समझा बात? हाँ, दो टाइप का सर्विस चाहिए उसको, और अमीर के लिए अलग से कोई सर्विस देने का दरकार नहीं, उसके पास ऑलरेडी वो कैपेबल है, उसको सर्विस देने का दरकार नहीं था। तो क्या किया, टैक्स का सिस्टम को भी दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। यदि जिसको गरीब, सिर्फ गरीब के लिए जो खर्चा हमको चाहिए, गवर्नमेंट क्या बोलता है, अमीर से लेके दे देंगे इसको, ठीक है। और जो अमीर और गरीब दोनों के लिए चाहिए, तो दोनों से लेके दे देंगे, दोनों से लेंगे दोनों को दे देंगे। इसको बोलते हैं हम लोग आईडीटी, इसको बोलते हैं डीटी। यहाँ पे अमीर से टैक्स लेके हम लोग क्या करते हैं, गरीब को पेमेंट करते हैं। वो क्या है हमारा, डायरेक्ट टैक्स। इसीलिए कहते हैं, अभी तुम लोग ये टर्म बताया कि सर डायरेक्ट टैक्स में कुछ लोग ही टैक्स पे करते हैं, सब टैक्स नहीं पे कर सकता। बट इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, सब कोई टैक्स पे करता है। समझ गए बात? अब एक क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि सर एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे अमीर और गरीब दोनों से टैक्स लेते हैं, तो गरीब कैसे टैक्स देता होगा, पैसा तो है नहीं उसके पास। तो गवर्नमेंट क्या करता है, डायरेक्ट इनकम, डायरेक्टली टैक्स ना लगा के इनडायरेक्टली तरीके से टैक्स लगा देता है, ताकि उसको भी एक समझ में ना आए, ठीक है। उसको यदि बोल के लिया जाए टैक्स, तो शायद वो ना दे, और शायद वो कैपेबल भी नहीं हो देने, तो टैक्स भी इसको कम लगाया गया। अच्छा, इसमें दोनों में सेंसिटिव कौन सा है, जिसका जिसका जरा सा कमी होने से ना पूरा उथल पुथल मच जाएगा पूरा देश में? सेंसिटिव आंसर इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे सेंसिटिव है? सर उसके 1% बढ़ने और घटने से दाम बढ़ना और घटना हो जाता है, महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन आ जाता है। तो सेंसिटिव कौन सा है सर? इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट जो अथॉरिटी, जो गवर्नमेंट जब भी नोटिफिकेशन लाता है, ध्यान रखना है चीज, ये तुमको फाइनल में बहुत डिटेल में पढ़ने को मिलेगा। डायरेक्ट टैक्स का यदि कोई टैक्स का कोई चेंजेस आया, टैक्स से चेंज हुआ, वो एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट ईयर से। समझ के बात हम क्या बोलना चाह रहे हैं? यदि मान लो निर्मला सीतारमन 2024 में कोई टैक्स लाई, कोई फाइनेंस एक्ट लाई, जैसे 2024 था ना, सॉरी 25, बार बार भूल रहे हैं हम। 2025 में जो फाइनेंस एक्ट आया था, वो देखो एप्लीकेबल कब हो रहा था, 26 से। एक साल पुराना सर पढ़ेंगे, हाँ एक साल पुराना पढ़ेंगे। ये लॉ है, ये नियम ही वही है, डीटी। क्योंकि अमीर लोगों को से टैक्स लेना है, तो हम लोग उस तरीके से लगाएंगे ना, तो एक साल पुराना। बट इनडायरेक्ट टैक्स का जो नोटिफिकेशन आता है ना, आज नोटिफिकेशन आता है और कल से लागू हो जाता है। यदि आज बोल दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर निर्मला सीतारमन बोल दी कि जीएसटी का रेट नील, तो कल से नील, कल से नील, वो कल से एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि इमीडिएट बेसिस पे इनडायरेक्ट टैक्स को लागू किया जाता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स डायरेक्टली लिंक अप है कहां से, महंगाई, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन के ऊपर। समझ गए बात? तो ये हम लोग समझ गए डीटी और आईटी में मेन फर्क क्या है। हम लोग इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, फटाफट से कॉपी में लिखना स्टार्ट करो। पॉइंट नंबर 1 लिखो। मैं ऐसा पॉइंट लिखा है जो तुमको याद रहे, इसके चलते वो पॉइंट लिखा रहा है। एकदम सिंपल सिंपल लाइन में लिखो, डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन इनकम ऑफ पर्सन। डायरेक्ट टैक्स इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ पर्सन। पॉइंट नंबर, इनडायरेक्ट टैक्स में वन लिखना, इनडायरेक्ट टैक्स इज चार्ज्ड ऑन consumptions of goods and services।
पॉइंट नंबर 2, burden of direct tax can't be passed on other person. अभी क्या होता है बताएंगे अभी। इनडायरेक्ट टैक्स में लिख दो, burden of indirect tax can be passed on other person. देखो डायरेक्ट टैक्स में क्या बोला गया कि आप डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है ना वो किसी और के ऊपर थोप नहीं सकते। मान लो हम अमीर है, हमको मन कर रहा है कि इस बार टैक्स नहीं देने का, बड़ा पड़ोसी देगा, क्या ऐसा दे सकते हैं? नहीं कर सकते। बट इनडायरेक्ट टैक्स में पॉसिबल है। इसको बहुत डिटेल में पढ़ोगे आप जब आप जीएसटी पढ़ोगे, ठीक है। अभी के लिए ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, तो आप देखो बात डायरेक्ट टैक्स इज ये वर्ड एमसीक्यू में पूछता है, इसलिए इसको थोड़ा अलग इंक से लिख रहे हैं, प्रोग्रेसिव इन नेचर। सर ये क्या होता है प्रोग्रेसिव इन नेचर, बताते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स होता है रिग्रेसिव इन नेचर। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? ये रिग्रेसिव इन नेचर होता है। ये प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव क्या होता है आप समझते हैं। प्रोग्रेसिव मतलब प्रोग्रेस से है। इनकम टैक्स या फिर कह दो डायरेक्ट टैक्स टोटली लिंकअप किसके साथ है? इनकम के साथ है। तो जिस आदमी का इनकम जितना ज्यादा बढ़ते जाएगा उतना ही ज्यादा टैक्स लगते जाएगा उसके ऊपर। आगे जाके स्लैब पढ़ेंगे हम लोग, कितने पे इतना टैक्स, इतने पे इतना टैक्स, मतलब किसी इंसान का टैक्स इनकम बढ़ते जा रहा है, टैक्स भी क्या होते जा रहा है? बढ़ते जा रहा है। बट इसका इनकम रिग्रेसिव टैक्स होता है। रिग्रेसिव टैक्स का मतलब क्या होता है सर? जिसका रिलेशन उसके प्रोग्रेशन के ऊपर नहीं है। समझ गए बात? हम लोग एक बिस्किट खाएंगे तो वही 10% टैक्स ही देंगे, दो बिस्किट खाएंगे तो भी 10% टैक्स देंगे। ठीक है, समझ में आया बात? टैक्स रेट बढ़ता नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, पॉइंट नंबर 4। यहाँ पे टैक्स का चोरी लिखो, टैक्स इवेजन। इवेजन का मतलब होता है टैक्स का चोरी, जिसको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम में लिख लेना। टैक्स इवेजन इज पॉसिबल। यहाँ पे टैक्स का चोरी पॉसिबल है। सर जीएसटी में पॉसिबल नहीं है? हाँ उसमें पॉसिबल है बट कम पॉसिबल है। देखो टैक्स इवेजन इज नॉट पॉसिबल लिख सकते हैं हम, बट याद रखना ये आंसर उतना सही नहीं है। ठीक है, ये मनता है तुम्हारे बुक से देख के लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि तुम लोग बुक से ये कर पाओ, कनेक्ट कर पाओ इंस्टीट्यूट का जो मैट। पॉइंट नंबर 5 लिखो। इसका एग्जाम्पल्स लिख लो। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जीएसटी, कस्टम ड्यूटी। लिखोगे इस बार जो पेपर आया था, देखो उसमें क्वेश्चन दिखा रहे तुमको। दिसंबर 2025 में एक क्वेश्चन आया था, देखो क्वेश्चन कहाँ है? अच्छा दिसंबर नहीं, जून में था शायद। दिखा रहे एक चीज। दिसंबर में आया था क्या?
देखो क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इसमें से कौन सा डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में अंतर नहीं है, बता पाओगे? आराम से पढ़ो, बताओ। ये पे लिखा है बर्डन ऑफ टैक्स कैन बी शिफ्टेड इन इनडायरेक्ट टैक्स वेयर एज डायरेक्ट टैक्सेस कैन नॉट बी शिफ्टेड। सही है क्या? हाँ है। बोला नॉट, बोला नॉट, जो डिफरेंसेस नहीं है। आगे बात करते हैं। डायरेक्ट टैक्स एक प्रोग्रेसिव इन नेचर है, अभी लिखा है, ये भी है। थर्ड, इन डायरेक्ट टैक्स टैक्स इवेजन इज पॉसिबल। सर ये भी लिखा है, इसलिए बुक से हम लिखा है, तो देख ली। देखो बुक से इंस्टीट्यूट का मैं ये बनाया। आंसर क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर इनडायरेक्ट टैक्स इज इम्पोज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। आंसर क्या होगा बताओ? और आप पाते हैं 2 मार्क्स। इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है। समझ गए बात? तुम पढ़ा उसको, अंतर पढ़ के गया, एग्जाम में आया उसके एमसीक्यू बना के, वही क्वेश्चन आया, देख वही सब चीजें है कि नहीं? एक भी क्वेश्चन को घुमाया इधर उधर, बस को बना के कैसे दिया, एमसीक्यू में परोसा है। तो उस चीज को तुमको पकड़ना पड़ेगा। हाँ, डायरेक्टली क्वेश्चंस भी आता है थ्योरी में, राइट डाउन द डिफरेंसेस बिटवीन इनडायरेक्ट टैक्स एंड डायरेक्ट टैक्स। अभी जब से नया सिलेबस आया तब से अभी तक तो नहीं आया, बट पहले आता था ये। इंस्टीट्यूट का कोई ठीक नहीं है, कभी भी पूछ दे। ठीक है, तो अपने को प्रिपेयर करके चलना है। आगे बढ़े, आइए। अब एक लाइन लिखिए मेरे साथ, उसके बाद फिर बताते क्या है। देखो, टैक्स इज levied on total income of person. Tax is levied on total income of person in the rate of specified in Finance Act. क्या लिखा है सर? टैक्स लगाया जाता है किसके ऊपर? टोटल इनकम के ऊपर। किसके, किसका टोटल इनकम? पर्सन का। किस रेट से? जो रेट लिखा हुआ है कहाँ पे? फाइनेंस एक्ट में। ठीक है, अब इस टर्म में तुम देखोगे कुछ कुछ टर्म को हम लोगों को समझना होगा। सर ये टोटल इनकम क्या होता है, किसी का टोटल इनकम का मतलब क्या होता है, फिर हम लोग पढ़ेंगे पर्सन किसको बोलते हैं, फिर हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ स्पेसिफाइड टैक्स फाइनेंशियल, क्या बोलना चाह रहे हैं सर आप। एक एक करके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है पर्सन किसको बोलते हैं। उतारना मत, अभी समझ लो। देखो, इंडिया में जो सेक्शन है, सेक्शन के बारे में बात करते हैं। अच्छा, सेक्शन तुमको याद करना है? याद करना है, हम सेक्शन याद करा देंगे। ठीक है, तुमको पर्सन का मतलब बताते थे। गवर्नमेंट क्या किया, बोला ये इंसान को टैक्स पेमेंट करना है, ये इंसान को क्या करना है बताओ, टैक्स पेमेंट करना है। सबसे पहले गवर्नमेंट बोला कि एक इंडिविजुअल को टैक्स पेमेंट करना है। इंडिविजुअल का मतलब अकेला इंसान, हम तुम ये सब हम लोग क्या है, इंडिविजुअल है। हम पूरे टैक्स अभी भी पढ़ाएंगे, ये ड्राइंग बनाएंगे, समझ लेना इंडिविजुअल का बात कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा। अभी पर्सन का डेफिनेशन कैसे बनाया गया, उसका एक स्टोरी को समझो एक बार। गवर्नमेंट जब इनकम टैक्स लगाया, गवर्नमेंट बोला एक आदमी, एक इंसान, इंडिविजुअल्स के ऊपर हम लोग क्या करा रहे हैं, टैक्स लगा रहे हैं। गवर्नमेंट क्या किया बताओ, हम लोगों को बोला कि तुम यदि कोई एक इंसान है, इंडिविजुअल्स है, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, अपने इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो हम अमीर इंसान शुरुआत से रहे हैं, तो हमको शुरुआत से गवर्नमेंट हमको टैक्स लगाने लगा। टैक्स दिए गवर्नमेंट को, टैक्स देने के बाद गवर्नमेंट को हमको ऐसा लगा, अच्छा गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर दिए, क्या ऐसा करे कि टैक्स का चोरी करे। तो हम अगले साल शादी कर लिए हम, और हम लोगों का बन गया फैमिली। और अब जब गवर्नमेंट टैक्स मांगने आया, अगले साल का बात कर रहे हैं, तो हम बोले कि आप क्या बोले थे, इंडिविजुअल, हम लोग क्या है, फैमिली। तो गवर्नमेंट को लगा कि यहाँ पे गलती कर दी है, तो गवर्नमेंट एक और टर्म डाला, बोला कि भाई कोई बात नहीं, इंडिविजुअल को टैक्स देना ही है, और एचयूएफ का भी टैक्स देना है। एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब एक हिंदू का वो फैमिली जिसका डिवीजन नहीं हो, जिसका बिजनेस अभी भी चलता आया है। क्या होता है बाद में अभी डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये भी समझ में आ गया। हम बोले यार इस बार भी टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट। फिर अगले साल कुछ और तरकीब निकाले,
तो हम क्या किए, अपनी वाइफ को ही एक पार्टनरशिप फॉर्म खोले, हम और मेरी वाइफ मिलके एक पार्टनरशिप फॉर्म खोल दिए। फिर से टैक्स मांगने आया गवर्नमेंट, बोले टैक्स दीजिए। हम बोले वी आर नॉट फैमिली, वी आर द पार्टनर्स, ठीक है, वी आर नॉट इंडिविजुअल एज वेल, हम लोग इंडिविजुअल भी नहीं है और एचयूएफ भी नहीं है, तो क्या है हम लोग पार्टनर्स है। तो गवर्नमेंट बोला अच्छा 1 मिनट रुकिए। तो गवर्नमेंट यहाँ पे एक वर्ड डाला फॉर्म, बोला आप टैक्स दीजिए, टैक्स दे दी। फिर मेरे माइंड में आया क्या करे, फिर हम लोग मेरे माइंड में आया फॉर्म भी हो गया, एचयूएफ भी हो गया, तो भी कोई ये लोग मान नहीं रहा है। तो फाइनली हम लोग सोचे क्या, कंपनी खोल लेते हैं। तो गवर्नमेंट भी क्या किया, फिर कंपनी का भी नाम लिख दिया। अब तुम्हारे माइंड में कुछ आ रहा है क्या करे, टैक्स बचाना है भाई, एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज अ कंपनी इटसेल्फ, तो कंपनी ही है, ट्रस्ट भी कंपनी के कैटेगरी में ही आता है। कंपनीज एक्ट जब पढ़ेंगे हम लोग देखने को मिलेगा, ट्रस्ट का भी जो रजिस्ट्रेशन होता है कंपनीज एक्ट में ही होता है, तो कंपनी ही है। और तुम्हारे माइंड में कुछ आ रहा है क्या करे, पैसा बचाना है भाई। तो मेरे पास एक और ऑप्शन था, हम एक काम किए, अपनी वाइफ को बोले कि देखो इनकम कमाने का बहुत सोर्सेस है, क्या किया जाए, हम लोग बना दिया जाए क्लब, एक क्लब बनाए, कुछ लोगों को जुगाड़े, और हम बोले एक काम करते सुनो, अभी जैसे आ रहा है ना मकर संक्रांति से आज कल जो भी है, और क्या आ रहा है सरस्वती पूजा, तो एक काम करते हैं, पर्टिकुलर एक हॉल को लेते हैं भाड़े पे, उसमें शाहरुख खान, सलमान खान, ऐसा कुछ सेलिब्रिटी को किसी को बुलाते हैं और उससे पैसा कमाते हैं। क्या करते हैं देखो एक बार, हम क्या किए, यहाँ पे मान लो इको पार्क ले लिया, इसका पेमेंट लगा मेरा मान लो 10 लाख रुपया, पूरा का पूरा एक दिन के लिए कर लिया। SRK को बुलाए, बोले थे कितना लेगा, बोला 5 करोड़ रुपया लेंगे, बोले ठीक है कोई बात नहीं, कितना खर्चा टोटल मिला के, 5 करोड़ 10 लाख, यही खर्चा है, ठीक है। हम क्या किए, पास निकाले, एक एक पास का दाम रखे 1,000 रुपया, शाहरुख खान आ रहा है, शाहरुख खान आ रहा है, तो हम क्या किए, 1,000 × 2,000, पास को बेच दिए, जो 5,000 पास को बेच दिए। इस तरीके से मेरे पास मान ले 10 करोड़ रुपया आ गया, ठीक है, कैलकुलेशन मत करना, 10 करोड़ रुपया आ गया, ठीक है। तो 10 करोड़ रुपया मेरे पास आ गया, जब 10 करोड़ रुपया आ गया, तो हम पेमेंट करने के बाद मेरे पास अभी भी कितना का इनकम है, 4,90,00,000, 4.9 करोड़ का मेरे पास इनकम है, मस्त हम इंजॉय कर रहे हैं। हमको पता है गवर्नमेंट आएगा पूछेगा, तो हम बोलेंगे क्या हम इंडिविजुअल है, नहीं, क्या हम फैमिली है, क्या पार्टनरशिप बिजनेस है, क्या कंपनी है, कुछ नहीं है, हम लोग क्या है, सिंपल एक क्लब खोल के रखे हैं 4-5 जन का, उसी से बिजनेस कमा रहे हैं। तो गवर्नमेंट एक और टर्म को डाला, बोला इससे भी चोरी करोगे तो एक काम करते हैं, एओपी और बीओआई को डाल देते हैं। अब एओपी का मतलब क्या होता है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, और एक होता है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। अभी तो जो तुमको एग्जांपल दिए, हम, मेरी वाइफ, 2-3 को दोस्त लोग, ये सब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का एग्जांपल था, जहाँ पे एक समूह है जहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल्स लोग हैं, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। सर एसोसिएशन ऑफ पर्सन क्या होता है, मान लो कल को जाके हमको लगा कि अच्छा हम लोग इंडिविजुअल थे ना, इसके चलते गवर्नमेंट टैक्स मांग लिया, काम करते हैं, एक और स्कीम निकालते हैं। क्या स्कीम निकालेंगे, स्कीम ये निकालेंगे, कुछ लोगों को इंडिविजुअल लगते हैं, मुकेश, ये रिलायंस कंपनी को भी बना देते हैं क्या, मेंबर, किसी पार्टनरशिप फर्म को क्या बनाते हैं, मेंबर, मतलब जहां पे अलग अलग पर्सन को क्या कर दिया गया, मेंबर बना दिया गया, उसको एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलते हैं। समझ गया दोनों में फर्क, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल्स है, सिर्फ क्या है, इंडिविजुअल्स है, बट आर्टिफिशियल एसोसिएशन ऑफ पर्सन में क्या है। और बताइए कुछ माइंड में आ रहा है, क्या करे, गवर्नमेंट इसमें भी टैक्स लगा दिया। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है, लास्ट हमारे पास एक ऑप्शन था, एक और, हम लोग बोल सकते हैं लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का मतलब क्या होता है सर, म्युनिसिपैलिटी पकड़ के चलो, क्या ममता दीदी भी टैक्स देती होगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, हाँ देती होगी, नहीं तो धांधली होगा ना उसमें। तो लोकल अथॉरिटी को भी डाल दिया कि इसको, ये भी एक इंडिया पर्सन है। इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट, जब सब चीज थक गया, तो हम लोग क्या किए देखो, हम बोले कि यार इनकम टैक्स तो बच नहीं रहा है, मेरे घर पे एक डॉगी था, उसका पूरा का पूरा नाम, अपना पूरा प्रॉपर्टी डॉगी के नाम पर ट्रांसफर कर दिया। अब उस पूरे बिल्डिंग का मालिक कौन, डॉगी। गवर्नमेंट टैक्स मांगने आ रहा है, हम बोले कि जाइए उधर है मालिक, मालिक के पास जा रहा है, भोंक रहा है उधर, तो टैक्स मांग नहीं रहा है, तो इसका क्या किया जाए, इस तरीके का भी तो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है ना।
इसलिए गवर्नमेंट एक और टर्म को डाला है, उसको बोलते हैं क्या? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। इसको हम लोग शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे एजीपी। अब आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन सिर्फ डॉग ही होता है? नहीं, मतलब ऐसा कोई भी इंसान जो खुद से नहीं चल सकता, इसको चलाने के लिए केयर टेकर चाहिए, उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। अभी तक तो इंटर में क्वेश्चन नहीं पूछा, बट बीकॉम वोकॉम जो करता होगा उसके लिए एक फेवरेट क्वेश्चन है कि कलकत्ता यूनिवर्सिटी क्या है। तो क्या है ये? फेवरेट क्वेश्चन है, हर टर्म में पूछता है। आंसर इज एजीपी है वो। कैसे एजीपी है सर? क्या वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी चल सकता है खुद से? नहीं चल सकता, किसी और को चलाने के लिए चाहिए। सर तो सारा का सारा कंपनी भी एजीपी है? नहीं, कंपनी तो ऑलरेडी ऑलरेडी लिखा हुआ है ना अलग से। ऐसा कुछ टर्म को निकालो जो कंपनी भी नहीं है और इसको चलाने के लिए कुछ और चाहिए, तो एजीपी में डाल देना। जैसे कि स्कूल्स, क्या है? कंपनी नहीं है ना स्कूल, पार्टनरशिप फर्म भी नहीं है, तो क्या होगा? वो एजीपी होगा। समझ के बाद यूनिवर्सिटी, कॉलेज, सारा का सारा सब क्या है बताओ? एजीपी है। बताओ क्लियर है क्या? फटाफट से लिखो इसको। हाँ हाँ, फटाफट से बिना देखे एक खुद से लिखो। तुमको पिक्चर याद होगा, एक आदमी, आदमी, फिर शादी किए, फिर शादी करने के बाद फिर नहीं हुआ तो फिर पार्टनरशिप बिजनेस, फिर पार्टनरशिप बिजनेस एओपी बीवाई, उसके बाद फिर लोकल अथॉरिटी। इस तरीके का खुद से वह लिखो, जितना याद होगा ठीक है, अदरवाइज फिर लिखाएंगे हम। हाँ, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इसको बोलते हैं। आगे बढ़े। अब यहाँ पे ना एचएफ किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ये हम लोग डिस्कस इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक? अभी के लिए इसको स्किप करते हैं। फर्म क्या होता है पता है तुम? कंपनी क्या होता है पता है? एओपी बीवाई पता है क्या होता है? लोकल अथॉरिटी क्या होता है? आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन क्या होता है? अभी आप एक चीज, मेरा क्वेश्चन से मेरे को बताना हो कौन सा पर्सन की कैटेगरी में आएगा। हम तुमसे पूछे टेम्पल, मंदिर, मंदिर, तो क्या होगा वो? एजीपी होगा। चर्च, एजीपी होगा। अच्छा, एक लिक्विडेटर होता है, तुमको पता है लिक्विडेटर क्या किसको बोलते हैं? लिक्विडेटर का मतलब होता है कोई कंपनी डूब रहा है तो उसको प्रॉपर तरीके से डुबाए, मतलब उस कंपनी को बंद करवाए, उसके लिए एक अलग से लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडेटर। इसका कोर्स होता है एक्चुअली, कोर्स करने के बाद ही आप लिक्विडेटर बन सकते हो। हाँ, अरे वैल्यूएशन निकाला जाता है भाई, वैल्यूएशन निकालने के लिए वैल्यूअर होता है वो सब चीज, ठीक है? तो सब क्या होगा बताओ? वो सब किसके कैटेगरी में आएगा? वो सब एजीपी के कैटेगरी में आएगा। समझ गए बात? इसका सेक्शन लिख लो तो। इसका सेक्शन है टू, सेक्शन टू क्लॉज 31। यहाँ पे देख वर्ड यूज किया, टू क्लॉज 31, सेक्शन नहीं बोलेगा। जब भी सेक्शन टू जब पढ़ेंगे हम लोग क्लॉज ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे बताओ? क्लॉज 31, ठीक है? आइए फिर से उस लाइन में जाते हैं। लाइन में एक पर्सन का डेफिनेशन था, हम लोग पढ़ लिए पर्सन क्या होता है, और वो पढ़ने जा रहे टोटल इनकम किसको बोलते हैं सर। हम लोग बोला टोटल इनकम, टोटल इनकम, आओ देखो टोटल इनकम किसको बोलते हैं? रीडिंग द टोटल इनकम। टोटल इनकम जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, इसको समझने के पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, एक और चीज नीचे पढ़ रहे हैं हम लोग, हेड्स ऑफ इनकम। रुक जाओ उतारो मत। इसका सेक्शन है सेक्शन नंबर 14। क्या बोलता है समझ में आएगा? हेड्स ऑफ इनकम समझता है तुम लोग? मतलब एक आदमी है, हम है, तुम है, कुछ भी हो सकता है। ये आदमी कितने तरीके से पैसा कमा सकता है, इसी तरीके को ही बोलते हैं हेड्स ऑफ इनकम।
तो याद रखना है एक आदमी 5 तरीके से ही पैसा कमाता है, ठीक है? ये 5 तरीका क्या-क्या हो सकता है सर? या तो कहीं काम कर रहा होगा, तो उसको क्या मिल रहा होगा? इसको हम लोग बोलेंगे क्या? इनकम फ्रॉम सैलरी। ये कॉमन है, हर जगह पे तुमको सैलरी देखने को मिलता है। दूसरा उसका तरीका हो सकता है पैसा कमाने का कि वो क्या हो, हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमाए। मतलब एक घर है, उस घर को वो भाड़े पे दे दिया, उस भाड़े से रेंट मिल रहा है उसको, उससे पैसा कमा रहा है वो। तीसरा तरीका क्या हो सकता है सर? वो प्रॉफिट गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे अपनी भाषा में, याद ना पीजीपी है, पबजी नहीं है ये। नेक्स्ट यदि हम बात करें कैपिटल गेन, जिसको हम लोग सीजी बोलेंगे अपने में, और एक है तुम्हारा क्या, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इसको हम लोग आईफोस बोलेंगे अपने सिलेबस में, ठीक है? तुम बुक का फिर से जाओ, देखो तुमको समझ में आ रहा होगा। ये था सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, ये जो डिस्कस किए ये यही था, हेड्स ऑफ इनकम ही था। ये सब अपने आप में क्या है, एक चैप्टर्स है, ठीक है? ये सेक्शन नंबर 14 बोलता है। सर सेक्शन कैसे याद रहेगा? कितना हेड्स ऑफ इनकम है बताओ? 5, तो 1 + 4 = 5, इसलिए सेक्शन क्या है? 14। फटाफट से कॉपी में लिखते जाओ। हाँ, जगह छोड़ दो उसको। मुझे जगह अच्छा खासा छोड़ना है तुमको, ठीक है? मतलब कम से कम 6-7 लाइन। देखे देखे देखा देखा, कॉपी देखा। ओ इनफ है, आधा पेज नहीं, इतना स्पेस छोड़ देना है, अब देख लो। हाँ ठीक है चलेगा चलेगा, बहुत अच्छा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आते हैं सर टोटल इनकम कैसे निकलता है, तो आओ समझते टोटल इनकम कैसे निकलता है। टोटल इनकम निकलता है ऐसे, पहले समझ लो उसके बाद बताओ। हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले 5 हेड्स ऑफ इनकम लिखते हैं। इनकम फ्रॉम, बोलो क्या? सैलरी। उसके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। उसके बाद क्या है? पीजीवीपी। उसके बाद क्या है? कैपिटल गेन। उसके बाद क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। ये सबको हम लोग क्या करते हैं, पहले ऐड करते हैं। ये ऐड करने के बाद ये जो अमाउंट आता है इसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम, अपनी भाषा में इसको हम बोलेंगे जीटीआई। इससे हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ खर्चा को माइनस करते हैं, जिसको हम लोग डिडक्शन बोलते हैं। अंडर चैप्टर अंडर चैप्टर
6A, जो कि 80C से 80U तक होता है, ये सेक्शंस है। इसको हम लोग माइनस करते हैं। इसके माइनस करने के बाद जो अमाउंट आता है, इसे कहते हैं क्या? नेट टोटल इनकम। और इसी को बोलते हैं टोटल इनकम। टैक्स किस पे लगता है? इसी के ऊपर लगता है। हाँ, इसमें बहुत कुछ छोड़े हैं, जैसे कि क्लबिंग, सेट ऑफ, बात की बात है। अभी बता रही, ठीक है। पर्सन एसएससी का डेफिनेशन समझ में आया? 5 पॉइंट तुमको बताया एसएससी का डेफिनेशन में। द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स, द पर्सन अगेंस्ट whom any cases is going on, or any representative SSC in default, and the person who is liable to pay what? बोलो, पेनल्टी। समझ के बात? एसएससी का मतलब कितना चीज होता है? 5 चीज। इसको याद करने का ट्रिक है, पढ़ाई के लिए हम लोग क्या अंदर में क्या होना चाहिए बताओ? तड़प होना चाहिए, तड़प। टी का मतलब द पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। ए का मतलब अगेंस्ट होम एनी केसेस इज गोइंग ऑन। आर का मतलब रिप्रेजेंटेटिव। ए का मतलब एसएससी इन डिफॉल्ट। एंड पी का मतलब पेनल्टी। सेक्शन नंबर कौन सा है सर? सेक्शन नंबर है 27। लिख लो ऊपर में। पर्सन इज लायबल टू पे टैक्स, वो आदमी जिसको टैक्स पेमेंट करना है वो भी एसएससी है। जिसके अगेंस्ट कोई केसेस चल रहा है वो भी एसएससी है। रिप्रेजेंटेटिव एसएससी भी है, और एसएससी इन डिफॉल्ट भी एसएससी है। इसके अलावा पेनल्टी भी पेमेंट करने वाला भी एसएससी है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है, वो है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर। बड़े हो गए तुम लोग। ईयर्स, देखो ईयर जो होता है ना वो दो तरीके का होता है। ईयर सिस्टम जो है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कैटेगरी को बोलते हैं हम लोग कैलेंडर ईयर, और दूसरा कैटेगरी को बोलते हैं क्या? फाइनेंशियल ईयर। जो कैलेंडर ईयर होता है, उतारो मत भाई, रुक जाओ, समझ लो एक बार। कैलेंडर ईयर जो होता है, जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं और अभी भी सुन रहे हैं, वो क्या है? जनवरी से लेके दिसंबर तक। बट फाइनेंशियल ईयर होता है अप्रैल से स्टार्ट होता है और मार्च में खत्म होता है। ये ईयर हम लोग ग्रेजुएशन कॉमर्स लेने के बाद समझ में आया है कि ऐसा भी कुछ ईयर होता है, अदरवाइज कैलेंडर ईयर ही समझते थे हम लोग। पहले इनकम टैक्स एक्ट में एसएससी के ऊपर ऑप्शन रहता था। एसएससी चाहे तो कैलेंडर ईयर को ऑप्ट करे, चाहे तो वो फाइनेंशियल ईयर को ऑप्ट करे, उसके ऊपर था। बट जैसे डिपार्टमेंट को लगा कि ये तो झमेला हो जाएगा, इंडिया का इतना बड़ा आबादी, कुछ लोग कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने में भी दिक्कत था। तो फाइनली 1989 और 1990 में ये क्या कर दिया गया, इसको चेंज कर दिया गया और बोला गया कि भाई जो है सो यही है। मतलब आज के समय में यदि हम बात करें तो फाइनेंशियल ईयर ही क्या है, हमारा पूरा का पूरा ईयर है पूरे टैक्स में। ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत फाइनेंशियल ईयर में, कि फाइनेंशियल ईयर तो एक स्टार्ट हो रहा है अप्रैल से, खत्म हो रहा है मार्च में। 12 महीने का तो है, मानते हैं। बट यहाँ पे एक झमेला क्या था कि यदि एक साल का ही होराइजन रखे तो गवर्नमेंट टैक्स का चोरी, पब्लिक टैक्स का चोरी करना स्टार्ट कर देगा। हम बताते एग्जाम्पल, उठाना कुछ भी नहीं, समझ लो। मान लो हम है, मेरा इनकम है 10 करोड़ रुपया। आज हमारा है 31 मार्च, और हम न्यू ईयर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं 31 मार्च को। हम समझ में आया बात? फाइनेंशियल ईयर समझ में आ रहा है। 31 मार्च को न्यू ईयर का इंजॉयमेंट कर रहे हैं। रात का बज रहा है 11:50। गवर्नमेंट, मोदी जी का डायरेक्टली कॉल आया मेरे पास। बोला सुने आपका 10 करोड़ का इनकम आया। बोले हाँ, और चलिए टैक्स पेमेंट कीजिए। हमने कितना बज रहा है? बोले 11:50। हमने रुकिए 12 बजने दीजिए, एक और पेमेंट आने वाला 1 करोड़ का। ठीक है। 11:55 में फिर से फोन आया। बोले पेमेंट आया? बोले हाँ 1 करोड़ का आया। वो भी खुश, 11 करोड़ पे अब टैक्स लगेगा।
बोला पेमेंट कीजिए, बोले रुकिए अभी 5 मिनट बाकी है, अभी और एक इनकम आने वाला है। फिर 11:58 हो गया। फिर एक कॉल आया, इनकम है मेरा अब 12 करोड़ का। बोला टैक्स पेमेंट कर दीजिए, बोला अभी भी 2 मिनट है, रुकिए अभी। बोला कि चल ठीक है। अब हो गया 12 बज गया, 12 बज के 1 मिनट में फ़ोन आया मेरे पास। बोला टैक्स दीजिए। बोला किस बात का टैक्स? आप क्या बोल रहे थे? ईयर वाइज़ टैक्स लगाइएगा ना। ईयर तो खत्म हो गया, तो नया साल चालू होगा। अब उससे जो इनकम होगा फिर अगले साल टैक्स लीजिएगा। तो कहीं न कहीं गवर्नमेंट बोला कि नहीं, तो डैश जो तुम लोग के भाषा में तो गवर्नमेंट एक स्कीम लगाया। गवर्नमेंट बोला नहीं, ऐसे तो इस तरीके से यदि एक ही साल रखा जाएगा तो लोग चोरी करना स्टार्ट कर देंगे। तो क्या किया जाए? इस पूरे ईयर्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दो। 1 साल आराम से पैसा कमाओ, हम तुमको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। फ़ोन करके डिस्टर्ब कर रहा था ना? नहीं डिस्टर्ब करेंगे। इनकम कमाओ, डिस्टर्ब नहीं करेंगे, बट इनकम कमाने के बाद टैक्स देने के लिए पूरा 1 साल समय दिया, कि जो तुम पैसा कमा लिया था उसके लिए तुम अब टैक्स दे। अब ये झमेला खत्म हो गया ना 12 बजे वाला। तो क्या